तो जय जवान जय किसान का नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया, आप सभी लोग याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। उसके बाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उस समय के अध्यक्ष कौन थे साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मई को आपको ध्यान होना चाहिए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, यानी कि किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है, तो जापान एक ऐसा देश है जिसको सूर्योदय का देश कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ओणम कहां पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। अगला देखिए कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में दिल्ली जो थी यह भारत की राजधानी बनी। अगला देखिए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है साथियों, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ की अगर बात करें तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। मोर की अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दो बातें आपको ध्यान रखना है कि भारत के अगर राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो बाघ होगा, अगर भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो मोर होगा। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो जो गंगा की डॉल्फिन है, गंगा की डॉल्फिन को ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है, अगर लंबाई साथियों 3 होगी तो चौड़ाई 2 होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। मैं आप सभी साथियों से यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। जो भी आपके साथ साथियों मित्र हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, वहां पर आप सभी लोग इस क्लास को एक बार शेयर करोगे जरूर, क्योंकि क्लास आपकी साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ी ही मेहनत से ये क्लास तैयार की गई है। इस क्लास के लिए क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। तो भारत के राष्ट्रीय गान की अगर बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम जो है यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। उसके बाद देखिए कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और इसको किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। अगला देखिए कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो जो शक संवत है, शक संवत यह हमारा राष्ट्रीय पंचांग ही है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, तो 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है, इसलिए राष्ट्रगान गाने की अवधि जो कही जाती है वो 52 सेकंड कही जाती है। उसके बाद देखिए कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैक्वेरेल इनका नाम था और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पेस मेकर का संबंध शरीर के कौन से अंग से है, तो हृदय का संबंध जो होता है वो पेस मेकर से ही होता है, या कह सकते हैं पेस मेकर का संबंध जो होता है वो हृदय से होता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरे की बात करें, हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगले दो प्रश्न देखिए कि एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो रॉन्टिजन का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कई बार आ भी चुका है। अब उसके बाद देखिए कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अगर पूछे धातु का सबसे पहले प्रयोग मानव के द्वारा जो किया गया वो कौन सी धातु थी, तो तांबा थी। अगर पूछे औजार ऐसा कौन सा था जिसके द्वारा सबसे पहले मानव ने उसका इस्तेमाल किया, तो कुल्हाड़ी था। अगला देखिए कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अगर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इनको आकाश साथियों काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली में स्थित जो महात्मा गांधी की समाधि है इसका क्या नाम है, तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल को साथियों क्या कहा जाता है, समाधि को उनकी राजघाट कहा जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी, तो बंबई से थाने के बीच भारत में पहली रेल चली थी। आपको ध्यान रखना है, बंबई को अब मुंबई के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद देखिए कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो सबसे पहले कहां पर शुरू की गई थी? कोलकाता में शुरू की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल जो सबसे पहले चलाई गई वो 1853 में चलाई गई। अभी आपने देखा कि बंबई से या मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिए कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ये आपको बताना है। तो जो पहले भारत के अंतरिक्ष यात्री थे, उनका साथियों नाम था राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा इनका नाम था, इनका नाम आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी की अगर बात करें, तो श्रीमती सुचिता कृपलानी ही भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगले नंबर का साथियों प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा इनका नाम था और यह हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। भारत का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। आपको ध्यान रखना है ये संख्या। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? यानी कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये दो देश ऐसे हैं जिनके बीच की रेखा, सीमा रेखा, वो डुरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है कर्क रेखा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पर नाथुला दर्रा स्थित है। उसके बाद देखिए कि दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा है? दिल्ली जो बसा है साथियों, वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? यमुना नदी के किनारे पर बसा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध की अगर बात करें, जो कि ओडिशा में है, यह भारत का सबसे लंबा बांध कहलाता है। अगला देखिए कि शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वूलर झील साथियों कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है और यही सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? वूलर झील। उसके बाद देखिए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये तो उत्तराखंड में स्थित है। ये भी साथियों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए साथियों कि विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो अगर बात करें चावल के उत्पादन की, तो चावल के उत्पादन में साथियों कौन सा पहला, या आपको पूछा जा रहा है, तो पहली की अगर बात करें चीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भारत के बारे में पूछा जा रहा है, भारत के जो है वो दूसरे स्थान पर है। अगर पूछे भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है चावल के उत्पादन में, तो आप लोग क्या बताना भी? पश्चिम बंगाल आपको बताना है। उसके बाद देखिए कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में यही हरित क्रांति लाए थे। उसके बाद देखिए कि तंबाकू भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो भारत में जो आंध्र प्रदेश राज्य है, ये सबसे ज्यादा साथियों उत्पादन करता है तंबाकू का, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो इनका नाम है साथियों वर्गीस कुरियन, और ये श्वेत क्रांति के श्रेय जो है दिया जाता है वो वर्गीस कुरियन को ही दिया जाता है। यहाँ पर अभी ऊपर हम लोगों ने बात की थी हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन है, क्योंकि यही भारत में हरित क्रांति को लाए थे। अब उसके बाद देखिए कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 47A जो है, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया, या आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर की अगर बात करें तो यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोनों बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना में, इसके निर्माण में पूर्व सोवियत संघ की मदद ली गई थी, आपको ध्यान रखना है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि आपने सुना होगा, इसको ही अरब सागर की रानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो असम की अगर बात करें, डिगबोई तेल क्षेत्र कहां पर है? असम में है, आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग गरसोपा जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों क्लास को भाई आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने लाइक ना किया हो, और वो लोग शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने क्लास को शेयर ना किया हो, क्योंकि क्लास आपकी साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मैं आपको साथियों यहाँ पर 500 क्वेश्चंस की साथियों यहाँ पर करवा रहा हूँ, 500 क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट जीके।
चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न के जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बाबा ऋषभदेव की अगर बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है, और पहले तीर्थंकर भी यही थे। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? आपसे पूछा जाता है। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट ने कलिंग पर आक्रमण किया। गौतम बुद्ध द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए गए? तो गौतम बुद्ध जी ने, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला देखिए कि अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? तो हर्यक वंश से संबंधित है, यानी कि हर्यक वंश के शासक थे जिनका नाम था अजातशत्रु। राजतरंगिणी की बात करें तो किसकी रचना है साथियों? कलह। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, गुरु नानक जी का, जो कि साथियों कौन थे? यही सिख धर्म के संस्थापक थे। अब उसके बाद देखिए कि चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का किस किस शासक के बीच हुआ था? जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, आप सभी को मालूम होना चाहिए, 1528 में हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो कि 1528 में हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया पहला रेशा की अगर बात करें तो नायलॉन, आपको ध्यान रखना है। यह मानव के द्वारा बनाया गया पहला रेशा है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो जो देह त्याग की घटना कहलाती है, इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए, इसको मृत्यु भी हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो रोम आपने सुना होगा, जिसकी इस फुल फॉर्म भी आपके सामने लिखी हुई है। रीड ओनली मेमोरी को रोम कहते हैं, फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म रोम हो जाएगी। बात करें कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जो होती है, वो रोम जो होती है, वो परमानेंट मेमोरी ही कहलाती है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम जो गिराया था, वो कब गिराया था? 1945 में गिराया था। डेट क्या थी? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। एनसीसी की अगर बात करें साथियों, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल कैडेट कोर हो जाएगी। और बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबले वादक की अगर बात करें कौन हो जाएंगे? जाकिर हुसैन की अगर बात करें तो ये तबला वादक हो जाएंगे। तो इनका संबंध भी किससे हो जाएगा? तबले से ही इनका संबंध हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो हार्ट बीट को नियंत्रित करने के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम का साथियों ये आवश्यक होता है। वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर साथियों बात करें जो 1896 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? कलकत्ता में अधिवेशन था कांग्रेस का। और कौन से नंबर का था? तो 12वें नंबर का था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर ये ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो अगर गोवा की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो सबसे पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला साथियों? अमर्त्य सेन को मिला। इनका नाम आपको ध्यान रखने, कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से अगर गिरावट होती है तो ये किस बात का सूचक होता है? ये तूफान आने का सूचक होता है। चलिए भाई, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन इनका नाम है। और ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय थे। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नासिक की अगर बात करें तो ये तो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है नासिक। उसके बाद देखिए कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा को घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। अगले नंबर का प्रश्न है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो अगर हॉकी की बात करें, हॉकी की बात करें तो पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है? हॉकी से है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान समय के, उस समय के, तो वही राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कहलाते जाते हैं। उसके बाद देखिए कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो पश्चिम बंगाल के ये मुख्यमंत्री रहे थे, ज्योति बसु इनका नाम था।
अगला देखिए कि 1784 ईस्वी में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कहां पर की थी? तो कोलकाता में की थी। कब की थी? तो 1784 में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? चलिए, तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ये दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से दोबारा से टाइप हो गए। उसके बाद देखिए ये नया क्वेश्चन है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी 3 आपने सुना होगा। पेलाग्रा रोग की बात करें तो विटामिन बी 3 की कमी से होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो निकस के द्वारा ये साथियों सबसे पहले बताया गया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला देखिए कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो क्रिस्टोफर कोलंबस इनका नाम था और इन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। घाना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो भरतपुर में स्थित है घाना पक्षी विहार, ये आपको ध्यान रखना है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल